अध्याय 2 त्वरित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। यानी बच्चों, हम अध्याय 2 में त्वरित और भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वरित और भूकंप के बारे में। ये त्वरित और भूकंप ये दोनों प्राकृतिक घटना है। ये कैसी घटना है? तो प्राकृतिक घटना है। ये प्रकृति में होने वाली घटना है और ये प्रकृति के दो बहुत सबसे भयानक रूप हैं। इनके कारण जनजीवन काफ़ी प्रभावित होते हैं। करकराहट ध्वनि के साथ आसमान से गिरने वाली चमकीली बिजली की धारियां त्वरित कहलाती है। पृथ्वी के अचानक कांपने अथवा थरथराने को भूकंप कहते हैं। आप रोज रोज की प्राकृतिक परिघटनाओं से परिचित ही हैं, पर कुछ घटनाएं हमारे जीवनचर्या पर गहरा प्रभाव डालती हैं। कुछ परिघटनाओं यथा पवन, चक्रवात, तूफान, बाढ़ आदि के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। इन परिघटनाओं का मानव जीवन, संपदा, प्राकृतिक संसाधनों पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। इनसे बचाव की तकनीकों को सीखा है। इन परिघटनाओं के दुष्परिणामों को कम करने की कोशिश लगातार चल रही है, जिससे धन जन की हानि को कम किया जा सकता है। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि त्वरित और भूकंप कितनी विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मानव जीवन पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों को कम कर पाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इस पाठ का उद्देश्य क्या है कि हम त्वरित और भूकंप के बारे में जानें और ये एक विनाशकारी प्राकृतिक परिघटना है। इसके बारे में जानें और इसके दुष्प्रभावों को समझें और हर संभव प्रयास करें, इनसे बचाव का हर संभव प्रयास कर सकें। आगे बढ़ते हैं। 2.1 त्वरित। आपने पोल, यानी पोल किसको कहते हैं? बिजली के खंभे को पोल कहते हैं। आपने पोल में लगे बिजली के तारों के बीच हिलने डुलने के कारण चमक एवं करकराहट उत्पन्न होते देखा होगा। जैसा कि घर में कभी कभी ढीले प्लगों को खोलते और लगाते समय स्पार्क के कारण चिंगारी उठते देखा होगा। उसी प्रकार क्या आपने अक्सर अंधेरे में ऊनी और पॉलिस्टर कपड़े उतारते समय चिट-चिट की आवाज़ सुनी है या छोटी छोटी चिंगारी देखी है? क्या आपने अपने हाथों पर प्लास्टिक का स्केल रगड़कर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में उसे सटाकर देखा है? यानी इस कथन के द्वारा क्या कहा गया है? इस कथन के द्वारा समझते हैं क्या कहा गया है। इस कथन के द्वारा ये समझाया गया है कि क्या हम पोल पर तो देखें, दो बिजली के तारों को देखते हैं, कभी कभी क्या होता है कि तेज हवाओं के कारण तारे हिलती हैं और आपस को छूने लगती है। तो जैसे ही आपस में छूती है, एक चमक सा उत्पन्न होता है और करकराहट की आवाज़ हम सुनते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? फिर कभी कभी हम घर में ढीले प्लगों को खोलते हैं और या लगाते हैं, तो क्या होता है? हमें स्पार्क यानी कुछ चमक दिखाई देती है, आवाज़ सुनाई देती है स्पार्किंग की, यानी चिंगारी उड़ती दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? उसी प्रकार जब हम अंधेरे कमरे में ऊनी या पॉलिस्टर कपड़े उतारते हैं तो हमें चिट-चिट की आवाज़ सुनाई देती है, और यदि अंधेरा कमरा रहा तो हमें छोटी छोटी चिंगारियाँ भी दिखाई देती है। फिर साथ में जब हम मान लो कि अपने बालों में कंघी करते हैं और तो क्या होता है, उसमें बालों को कंघी करते हैं तो उसमें हमारे बालों के केस भी चिपक जाते हैं, या कंघी के पास कुछ छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं कागज़ वगैरह के, तो उसमें सटने लगते हैं। आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है? ये प्रश्न उठता है ना, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। प्रश्न उठता है, आखिर ये कागज़ के छोटे टुकड़े क्यों सटे? कपड़े उतारते समय चिंगारी क्यों निकली? आकाश में विशाल स्तर की चिंगारियाँ क्यों दिखती हैं? त्वरित भी एक विशाल स्तर की चिंगारी है। यानी जो हम लोग आकाश में बादलों में जो चिंगारियाँ देखते हैं, जिसको कहते हैं कि देखो देखो बादल में बिजली चमक रही है, कहते हैं ना, वो चिंगारियाँ क्या है? त्वरित है।
यानी तड़ित भी क्या है, एक विशाल स्तर की चिंगारी है। जैसे तो हम घरों में देखते हैं छोटे से स्वेटर उतारे तो छोटी छोटी चिंगारी दिखी ना, उसको तड़ित नहीं कहेंगे। या मान लो प्लग हम खोसे तो वो सा स्पार्किंग दिया, उसको भी तड़ित नहीं कहेंगे। या मान लो तार सकते हैं तो तार में तो बहुत काफ़ी ज़्यादा चिंगारी निकलती है, लेकिन हम उसको भी तड़ित नहीं कहेंगे। आखिर तड़ित कहेंगे क्या? तड़ित क्या है? एक विशाल स्तर की चिंगारी है। तड़ित एक बहुत विशाल स्तर की चिंगारी है जो जब बरसात के दिन में हम जब बरसात के दिनों में बादलों से चिंगारी धरती तक आ जाती है, उसको कहते हैं हम तड़ित। यानी जो चिंगारी बादलों से लेकर धरती तक रहती है, धरती तक दिखाई पड़ती है, उसको हम कहते हैं चिंगारी। सुने ना हो ठनका, यानी ठनका गिरना, यही ठनका है तड़ित। तड़ित ही क्या है? ठनका। कहते हैं कि ठनका गिरा। या और भी इसको क्या कहते हैं सोचकर, और भी जगह जगह लोग अलग अलग नामों से भी ठनका को पुकारते हैं। इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, उसको हम अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे कि आखिर ठनके को और भी भाषा में क्या क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में। यानी तड़ित क्या है? एक विशाल स्तर की चिंगारी है जो बादलों से धरती तक आ जाती है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों के कारणों को नहीं जानते थे। यानी प्राचीन काल के लोग क्या इन कारणों को नहीं जानते थे कि आखिर बादलों में बिजली क्यों चमकती है, ये धरती तक कैसे आ जाती है, इन कारणों को नहीं समझते थे और इसे प्रकृति का प्रकोप समझकर अंधविश्वास में भयभीत रहा करते थे। और वो प्रकृति का प्रकोप मानते थे इसको, और अंधविश्वास में ये समझते थे कि ये भगवान का प्रकोप है, ईश्वर हमसे गुस्सा हो गया है, इसीलिए वो हमें आग से जला रहा है या अपना गुस्सा दिखा रहा है, यही सब समझते थे। लेकिन अब जैसे जैसे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, पढ़ाई लिखाई शुरू किया, तो उनको रियल चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। आगे पढ़ते हैं। हम अनेक क्रियाकलापों द्वारा यह जानेंगे कि रगड़ से विद्युत पैदा होती है। हम अनेक क्रियाकलापों जो आगे हम अनेक क्रियाकलाप करेंगे और उनसे यह जानेंगे कि रगड़ से क्या पैदा होती है? विद्युत पैदा होती है। यानी विद्युत कैसे पैदा होती है? तो रगड़ से जब हम दो वस्तुओं को, दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो विद्युत पैदा होती है। और संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। और ये क्या होता है? एक संपर्क में नहीं रहने के बाद भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रभावित करते हैं, प्रवाहित होती है। इस प्रवाह को विद्युत उत्सर्जन कहा जाता है। इस प्रवाह को क्या कहा जाता है? विद्युत उत्सर्जन। तो विद्युत उत्सर्जन किसे कहा जाता है? विद्युत का एक वस्तु से, यानी विद्युत का एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर प्रवाहित होना विद्युत उत्सर्जन कहलाता है। इस क्रिया में क्या होता है? तीव्र प्रकाश। इस क्रिया में तीव्र प्रकाश और चिंगारी भी उत्पन्न होती है। यानी अब जैसे कि हम आगे बताए थे पहले कि बादलों से चिंगारी निकलकर जमीन तक आ जाती है। तब अब आप ही सोचो, बादलों और धरती के बीच में तो कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है? बादलों से ये चिंगारी, यानी बादलों में जो विद्युत पैदा हुई वो जमीन पे आ जाती है। तो इसी को कहते हैं हम विद्युत उत्सर्जन। इसको क्या कहेंगे हम? विद्युत उत्सर्जन। यानी बादल पृथ्वी के संपर्क में नहीं है, तब भी विद्युत का प्रवाह धरती तक हो गया, यही कहलाता है विद्युत उत्सर्जन। जिस कारण तीव्र प्रकाश और चिंगारी, यानी अब समझ में आया कि जब विद्युत यानी बादलों से पृथ्वी तक आती है तो इस आने के कारण ही तीव्र प्रकाश और चिंगारी हमें दिखाई देती है। यानी जब बादलों में विद्युत पैदा होती है तो वो धरती तक आती है, और यही विद्युत आने के कारण क्या होता है? हमें तीव्र प्रकाश और चिंगारी दिखाई देती है। आगे पढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बादलों में रगड़ के कारण उत्पन्न होने वाली
विद्युत की उपस्थिति को दर्शाया। यानी सबसे पहले एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्हीं ने बताया कि बादलों में विद्युत पैदा होता है। बादलों में विद्युत पैदा होता है, किसके कारण होता है? तो बादलों में रगड़ के कारण होता है विद्युत पैदा। उन्होंने एक प्रयोग करके इसे दिखाया, देखते हैं वो प्रयोग क्या है। उन्होंने अपने पतंग में नुकीला चालक लगाया, यानी पतंग में क्या लगाया? एक नुकीला चालक लगाया। पतंग की डोर रेशम की थी। पतंग की डोर किसकी थी? रेशम की थी। और पतंग में क्या लगाया? नुकीला चालक लगाया। यानी पतंग में एक नुकीला चालक लगाया और पतंग की डोर रेशम की थी। आगे बढ़ते हैं। नीचे डोर में एक धातु की चाबी बांध दी और नीचे सबसे नीचे डोर में जो डोर हाथ में रहती है उसके जगह पे क्या बांध दी? एक धातु की चाबी बांध दी। नीचे के डोर को क्या कर दी? एक चाबी, धातु की चाबी से बांध दी। पतंग जब बादल के पास गया तो वहां से विद्युत आवेश नमी युक्त रेशम के धागे से संचारित होकर चाबी में आया और जैसे ही पतंग बादल के बीच में गया तब पतंग में क्या लगा हुआ था? नुकीला चालक लगा हुआ था। तो नुकीला चालक से होते हुए रेशम की डोर तक आया, रेशम की डोर से होते हुए कहाँ आया? चाबी तक आया, धातु की चाबी तक आया। जब बेंजामिन उस चाबी के समीप अपनी उंगली ले गए तो उन्हें झटका लगा और जब बेंजामिन ने जैसे ही चाबी को छुआ उन्हें क्या लगा? झटका लगा और चिंगारी दिखाई दी। यह अब तक पहली बार साबित हुआ, यह अब तक की पहली घटना थी। आकाश में कर्क बिजली के कारण ही होती है। जो ये दिखाया कि आकाश में जो कर्क होती है, जो आकाश में बिजली चमकती है ना, आवाज़ आती है, वो बिजली के कारण होती है और वह ज़मीन पर लाई जा सकती है। यानी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि आकाश में जो कर्क होती है वो किसके कारण होती है? बिजली के कारण होती है और उसे हम ज़मीन पर ला सकते हैं। परंतु आपको यह प्रयोग कदापि नहीं करना है। हाँ बच्चों, यह प्रयोग हमें कभी भी नहीं करना है क्योंकि पतंग से होकर बिजली की अत्यधिक मात्रा भी आ सकती है। यदि हम तो जानते ही हैं कि क्या आकाश से जब ठनका गिरता है यानी बिजली गिरती है तो क्या होता है? बहुत नुकसान होता है, लोगों के जान भी चली जाती है ना। तो ये घटना नहीं करेगी। यदि हो सकता है अत्यधिक बिजली की मात्रा आ जाए तो हमें नुकसान हो सकता है, हमें अपने प्राण भी खोने पड़ सकते हैं। आगे देखते हैं। अब एक अगले वैज्ञानिक देखते हैं। बेंजामिन के प्रयोग को आजमाने के लिए रूसी वैज्ञानिक रिचमैन ने इस प्रयोग को दोहराया और एक और वैज्ञानिक थे, वो रूस के थे, उनका नाम था रिचमैन। उनका नाम था क्या? रिचमैन। उन्होंने बेंजामिन फ्रैंकलिन को देखकर भी एक प्रयोग करना सोचा और सोचा कि चलो हम इस प्रयोग को करके हम भी देखते हैं। उन्होंने इस प्रयोग को दोहराया। उनकी पतंग ने विद्युत की अत्यधिक मात्रा खींच लिया। उनकी पतंग ने क्या किया? विद्युत की अत्यधिक मात्रा खींच लिया, जिसके झटके से रिचमैन फौरन स्वर्ग सिधार गए, यानी अल्लाह को प्यारे हो गए। इसीलिए कहते हैं ना कि इस प्रयोग को हमें कभी नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। परंतु इस बलिदान ने तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। परंतु इस प्रयोग ने क्या दिया? इस प्रयोग ने हमें यह सिखाया कि हमें चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। यानी इनके इस बलिदान ने तड़ित चालक की आवश्यकता को बताया कि तड़ित चालक क्यों आवश्यक है। यानी तड़ित चालक, यानी मान लो आकाश से बिजली गिरी तो हम उसको कैसे कम कर सकते हैं? तो उसी को कहते हैं हम तड़ित चालक। तड़ित चालक की आवश्यकता और आविष्कार की सोच को जन्म दिया। यानी तड़ित चालक का एक सुझाव दिया कि हम बिजली के झटकों से कैसे बचें। रगड़ से आवेश। अब ये तड़ित चालक है क्या, यहाँ पर समझते हैं। तड़ित चालक जैसे कि रेशम की डोर से क्या हुआ? तड़ित पृथ्वी तक आ गया तो वो तड़ित का चालक हुआ। यानी जो तड़ित का चालक हो, जिससे तड़ित प्रवाहित हो सके, उसे हम तड़ित का चालक कहते हैं, तड़ित चालक कहते हैं। ऐसा तो मकान के ऊपर देखोगे कि लोहे का रड लगा हुआ रहता है, लोहे का धातु का एक
लोहे का कोई कोई घरों पे हम देखते हैं या इमारतों पे देखते हैं कि धातु का रड लगा हुआ होता है। आखिर वो क्यों लगा हुआ होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। देखते हैं 2.2 रगर से आवेशक, यानी रगर से कैसा और रगर से आवेश का आना आवेशन कहलाता है। यानी रगर से जब दो वस्तुओं को रगड़ते हैं तो उस पर जो आवेश आ जाता है उसको कहते हैं आवेशन, यानी रगर से आवेशन। क्रियाकलाप 1, आप अपने एक मित्र अथवा भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाइए। यानी क्या करेंगे कि मित्र या अपने भाई को जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर उन्हें प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाएंगे। उसे चप्पल भी पहने रहने के लिए कहेंगे। अब सूखी गमछी अथवा तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटेंगे या रगड़ेंगे। थोड़ी देर तक ऐसा करने के बाद आप टेस्टर उसके शरीर में सटाएंगे। टेस्टर का बल्ब जल उठेगा। यदि कमरा अंधेरा हो तो यह प्रयोग और भी रोचक हो जाएगा। यदि आप उसके शरीर के पास उंगली ले जाएंगे तो नीली आभायुक्त चिंगारी दिखेगी और चिटचिट की आवाज़ भी मिलेगी। आप हल्का झटका भी महसूस करेंगे। ऐसा विद्युत आवेश का आपकी शरीर की और प्रवाह के कारण होता है। यानी इस घटना को फिर से देखते हैं। यानी क्या होगा, अपने मित्र या भाई को शुष्क रात में, जाड़े की शुष्क रात में स्वेटर पहनाकर उसे प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठाएंगे और हाँ, उसे चप्पल पहनने के लिए कहेंगे। यदि चप्पल वो नहीं पहनेगा तो यह क्रिया सफल नहीं हो पाएगा। ऐसा क्यों, हम आगे बताएंगे। अब एक सूखी गमछी या तौलिए से कुर्सी की पीठ को धीरे धीरे पीटेंगे या रगड़ेंगे। तो इससे क्या होता है, तो इससे कुर्सी में रगड़ से क्या होता है, आवेश पैदा हो जाता है। तो रगड़ से कुर्सी में आवेश पैदा हो जाएगा। हम कुर्सी पर बैठे हुए तो वो तो हमारे शरीर में भी आवेश आ जाएगा ना। कुर्सी का आवेश, हमारे कुर्सी के आवेश के कारण हमारे शरीर में भी आवेश उत्पन्न हो जाएगा। और जब हमारे भी शरीर में आवेश उत्पन्न हो जाएगा तो हमारे शरीर में जब कोई टेस्टर सटाता है तो क्या होगा, वहाँ पे टेस्टर जलने लगेगा, टेस्टर का बल्ब जलने लगेगा। और जब हम अंधेरा कमरे में करेंगे तो और देखने में रोचक होगा। जब हम अंधेरे कमरे में जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके शरीर को छुएंगे तो हमें चिंगारी दिखेगी और चिटचिट की आवाज़ आएगी। हमें ये चिंगारी किस रंग की दिखेगी, तो नीली रंग की दिखेगी और चिटचिट की आवाज़ आएगी। हाँ, यहाँ पे हमें हल्का झटका भी महसूस होगा। अब ऐसा विद्युत आवेश का आपके शरीर की ओर प्रवाह के कारण होता है। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम जैसे ही आदमी को छूते हैं जो कुर्सी पर बैठा हुआ है, तो जैसे ही हम उसको छुए तो जो उसमें आवेश हुआ है उसका आवेश हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगता है। इसके कारण क्या होता है, हमें झटका महसूस होता है और चिंगारी निकलती है और चिटचिट की आवाज़ भी सुनाई देती है। यानी छूने पर ऐसा विद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण होता है ना। इसीलिए चिंगारी निकलती दिखाई देती है। यानी विद्युत आवेशों का एक वस्तु से दूसरे वस्तु में प्रवाह होने पर क्या निकलती है, चिंगारियाँ निकलती है और आवाज़ें सुनाई देती है। अब देखते हैं, यदि मान लो कि कुर्सी पर तुम बैठा हुए हो, यदि कुर्सी पर बैठा हुए हो किसी को और वो चप्पल नहीं पहना हुआ है और हम यदि कुर्सी के पीठ को गमछी या तौलिए से रगड़ेंगे तो क्या होगा, वो तो चप्पल पहना हुआ नहीं है, तो आवेश कुर्सी में उत्पन्न होगा। तो उसके कारण जो कुर्सी पर बैठा हुआ है उसके शरीर में भी आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन वो तो खाली पैर है, तो आवेश वो कुर्सी से जो बैठा हुआ उसके शरीर में और उसके शरीर से धरती में चला जाएगा, पैरों से होते हुए धरती में चला जाएगा। इसीलिए उसको चप्पल बैठाकर कहेंगे बैठने के लिए। लेकिन चप्पल पहने हुए रहेगा तो वो आवेश धरती में नहीं जा पाएगा और वो कुर्सी के साथ साथ वह आदमी भी आवेशित रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सावधानी क्या है इसके बारे में जानेंगे।
कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक मत पीटिए। हाँ बच्चों, यदि यह क्रिया करेंगे तो कुर्सी के पीठ को अधिक देर तक नहीं पीटेंगे। इससे अत्यधिक आवेश का भय रहता है। और यदि क्या होगा, यदि मान लो अधिक देर तक पीट दिए तो ये कुर्सी में बहुत अत्यधिक आवेश आ जाएगा। और यदि नंगे पैर रहने से आपको तेज झटका भी लग सकता है। और नंगे पैर रहने से क्या होगा, हमको तेज झटका लगेगा। इतने आवेश उत्पन्न हो जाएंगे कि हम छुएंगे तो वो झटका बर्दाश्त ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। और यदि शिक्षक हो, घर के बड़े बुजुर्ग, बड़े गार्जियन हो तो उनके साथ कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने हाथ टीवी स्क्रीन के पास ले जाते हैं तो आपके रोम क्यों खड़े हो जाते हैं? तो हम लोगों ने क्या, जब भी टीवी खोलने के लिए जाते हुए टीवी स्क्रीन के पास अपने हाथ को ले जाते हुए तो तुम्हारे हाथ के रोए भी खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टीवी स्क्रीन में क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है और यही आवेशों के कारण हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2। निम्नलिखित तालिका में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। उस वस्तु के नाम के सामने अंकित पदार्थ से रगड़कर आवेशित कीजिए और अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। आप इस तालिका में और भी वस्तुएं तथा पदार्थ जोड़िए। वस्तु जिसे रगड़ना है, पदार्थ जिससे रगड़ना है, कागज के टुकड़े, अन्य छोटे कण, भूसी आदि को आकर्षित करती है या नहीं, आवेशित या अनावेशित। यदि उस पर आवेश आएगा यानी आकर्षित करेगा या विकर्षित करेगा, यदि उस पर आवेश आ जाएगा। यदि कुछ भी नहीं होगा तो उसको कहेंगे हम अनावेशित। यदि आवेश नहीं आएगा तो उसको कहेंगे अनावेशित। जैसे कि खाली रिफिल को पॉलीथीन से, ऊनी कपड़ा, तौलिया से रगड़ेंगे तो क्या करेगा, खाली रिफिल इन सब देखेंगे, फिर कागज़ को आकर्षित करता है कि नहीं, अन्य छोटी छोटी चीज़ों को देखेंगे आकर्षित करता है कि नहीं। यानी इनसे रिफिल को इनसे रगड़ने के बाद क्या गया, इस पर आवेश आ गया तो लिखेंगे पहले तो देखेंगे कागज़ पर रुका आकर्षित कर रहा है तो उसे लिखेंगे हाँ। यानी आखिर इसका कारण क्या था? कि कारण था ये कि वो आवेशित हो गया। जब हम खाली रिफिल को पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, तौलिया से रगड़े तो एक खाली रिफिल पे आवेश आ गया, यानी वो आवेशित हो गया। इसलिए वो क्या किया, इन चीज़ों को आकर्षित करने लगा या विकर्षित करने लगा, है ना। इसी तरह से गुब्बारा लेंगे, गुब्बारा को पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, सूखे बाल से रगड़ कर देखेंगे तो ये भी क्या होता है, जब देखते हो, जब हम गुब्बारा को अपने बालों में रगड़ते हैं तो वो बालों ही से चिपक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये आवेशित हो जाता है। ये आवेशित हो जाता है तो यहाँ हो जाएगा आवेशित, यहाँ लिखेंगे हाँ। इसी तरह से आगे ये चीज़ें तो घर की चीज़ें हैं, रबर तुम्हारे पास है, ऊन भी तुम्हारे पास है, स्टील चम्मच, पॉलीथीन, ऊनी कपड़ा, इन सबको अपने से करके हम लोग देखेंगे और देखेंगे कि वो आवेशित होता है कि नहीं, और इसको अपने से खुद से करके देखेंगे। अब आप इस बात के लिए उत्सुक होंगे कि सभी आवेश एक ही प्रकार के हैं या अलग अलग, और इसे किस प्रकार जानें। यानी अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या आवेश एक ही प्रकार के होते हैं या अलग अलग होते हैं। इसे किस प्रकार जानने की ये कौन सा है, चलो आगे करके देखते हैं। तालिका में अंकित कुछ वस्तुओं को दिए गए पदार्थों से रगड़कर आप इन तथ्यों को समझ सकते हैं। यदि वातावरण आर्द्र या नम हो तो ऐसे प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे। यानी जब वातावरण में नमी हो तो ये प्रयोग सफल नहीं हो पाएंगे। क्रियाकलाप 3। 2 गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि क्रियाकलाप 3। 2 गुब्बारों को फुलाकर धागे से बांधकर इस प्रकार लटकाइए कि ये आपस में सटे नहीं, अर्थात इनके बीच थोड़ी दूरी बनाए रखिए। यानी गुब्बारों को चित्र अनुसार इस तरह से टांग देंगे। देखिए इनके बीच में भी कुछ दूरी भी है। अब इन गुब्बारों को पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। अब इन दोनों गुब्बारों को क्या करेंगे, पॉलीथीन से या ऊनी कपड़े से इन दोनों गुब्बारों को रगड़ेंगे और छोड़ देंगे। आप देखेंगे कि गुब्बारे एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं
अब क्या, जब हम जैसे पॉलीथीन या उन्हें कपड़ों से रगड़ेंगे और फिर छोड़ेंगे तो देखेंगे कि ये दोनों गुब्बारे दूर जा रहे हैं। यानी एक गुब्बारा इधर जाएगा और एक गुब्बारा इधर जाएगा। यानी जब हम उन्हीं कपड़ों से रगड़ें तो ये दोनों गुब्बारे दोनों अलग अलग दिशा में जाने लगेंगे। एक इधर जाने लगेगा और एक इधर जाने लगेगा, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया। देखिए दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये एक दूसरे से रगड़ने के बाद दूर जा रहे हैं। तो आखिर क्यों दूर जा रहे हैं? क्योंकि ये दोनों आवेशित हो गए, इसलिए आवेशित होने के कारण दूर जा रहे हैं। तक आवेशित हो गए तो कैसे दूर जा रहे हैं? तो दोनों पे समान आवेश आ गया। जब समान आवेश आ जाएगा तो वो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। यानी एक दूसरे से दूर जाना प्रतिकर्षण कहलाता है। यानी वो प्रतिकर्षण किसके कारण होता है? तो समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। तो यानी ऊन से रगड़े इस पे भी, तो इस पे भी वही आवेश आ गया जो इस पे आ गया, तो दोनों पे समान आवेश आ गया, तो दोनों में प्रतिकर्षण होने लगा। यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाने लगे। यानी प्रतिकर्षण मतलब दूर जाना, एक दूसरे से दूर जाना। आइए इसी क्रिया को बेकार रिफिल पर दोहराएं। अब इसी क्रिया को एक रिफिल लेंगे, बेकार रिफिल लेंगे, उससे दोहराएंगे। एक कांच की सूखी गिलास लीजिए, एक कांच की सूखी गिलास लेंगे। इसका उपयोग स्टैंड की तरह करते हुए एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर इसमें रखिए। यानी एक बेकार रिफिल को पॉलीथीन से रगड़कर इस गिलास में रखेंगे। ध्यान रहे कि रगड़ी गई रिफिल को हाथ से ना छुए, और ध्यान रखेंगे कि यह हाथ से न छुए। अब दूसरी रिफिल पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास लाइए और एक फिर और रिफिल लेंगे, उसे भी पॉलीथीन से रगड़कर उसके पास लाएंगे। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। क्या रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है? पुनः एक रिफिल को रगड़कर गिलास में रखिए और अब एक बैलून जो रिफिल से अलग पदार्थ की बनी है वो पॉलीथीन अथवा ऊनी कपड़े से रगड़िए और उसे गिलास में रखें। आवेशित रिफिल के पास लाइए। क्या आप पाते हैं ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं? यानी यहाँ क्या कहा गया कि सबसे पहले हम एक बेकार रिफिल लेंगे और उसको कांच के गिलास में रखेंगे, फिर एक और रिफिल लेंगे, उसको भी आवेशित करेंगे, किससे? तो पॉलीथीन से रगड़कर, और उसको पहले वाले रिफिल के पास ले जाएंगे। तो क्या होगा? दोनों रिफिल एक दूसरे से दूर जाने लगेगा। यानी दूर जाने लगेगा यानी प्रतिकर्षित करने लगेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि दोनों तो रिफिल ही था और दोनों को सेम चीज़ से रगड़े। वो चीज़ क्या था? पॉलीथीन, जिसके कारण दोनों रिफिल पे समान चार्ज आ गया। तो समान चार्ज क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर जाते हैं। लेकिन फिर एक प्रयोग करते हैं जिसमें एक रिफिल लेते हैं, उसको पॉलीथीन से रगड़ते हैं, फिर एक बलून भी लेते हैं, उसको भी पॉलीथीन से रगड़ते हैं, और जब रिफिल और जब बलून को साथ में रखते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? यानी जब रिफिल तो अलग पदार्थ हो गया, बलून अलग पदार्थ हो गया, दोनों अलग अलग जब वस्तुएं होंगे और उसको सेम चीज़ से रगड़ेंगे तो अलग अलग चार्ज उत्पन्न होगा। तो दोनों में असमान चार्ज था। रिफिल में अलग दूसरा चार्ज था जो बैलून में नहीं था। यानी रिफिल और बैलून में अलग अलग यानी असमान आवेश होने के कारण क्या वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिखाया गया एक रिफिल है, इसको पॉलीथीन से आवेशित किए हैं। फिर ये भी एक खाली रिफिल है, इसको भी पॉलीथीन से रगड़ के इसको भी आवेशित किए हैं। जब दोनों को दूर पास ले जाते हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। यानी समान वस्तुएं में प्रतिकर्षण होता है जब पॉलीथीन से रगड़ें। यानी दोनों पे समान आवेश होने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था? जब पॉलीथीन से इस रिफिल को रख रहे हैं, पॉलीथीन से इस बलून को भी रख रहे हैं, तो दोनों में अलग अलग आवेश उत्पन्न हुआ। यानी दोनों असमान आवेश थे, इसलिए दोनों क्या किए? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी इस फिगर में रिफिल बलून की ओर जाएगा और बलून रिफिल की ओर आएगा, यानी दोनों में आकर्षण होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? दोनों में विकर्षण होगा यानी प्रतिकर्षण होगा।
तो रिफिल इधर जाएगा तो ये रिफिल उधर जाएगा, यानी दोनों अलग अलग दिशा में जाएगा, यानी यहाँ प्रतिकर्षण होगा। यानी समान आवेश के कारण प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश के कारण आकर्षण होता है। आगे बढ़ते हैं। आइए इन तीनों क्रियाओं के अवलोकन पर विचार करें। यानी यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, समान पदार्थ से रगड़े गए गुब्बारे ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। यानी समान पदार्थ से, यानी जब हम यदि दो गुब्बारे को समान पदार्थ से रगड़ेंगे तो दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे कि रिफिल, जो खाली हम लोगों ने रिफिल लिया उसको समान पदार्थ से रगड़ा तो दोनों एक दूसरे को क्या किए, प्रतिकर्षित किए। इसी तरह गुब्बारे भी, जब दो गुब्बारे भी लेंगे और दोनों को समान पदार्थ से रगड़ेंगे तो दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, क्योंकि समान पदार्थ से रगड़ने पर दोनों के समान आवेश उत्पन्न होते हैं। और हम जानते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। समान पदार्थ से रगड़े जाने के कारण समान आवेश पाकर एक रिफिल ने दूसरे रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक गुब्बारे और रिफिल ने असमान आवेश होने के कारण एक दूसरे को आकर्षित किया। लेकिन वही जब एक गुब्बारा और रिफिल होगा और वो समान पदार्थ से जब हम उस दोनों पर रगड़ेंगे तो क्या होगा, असमान आवेश उत्पन्न होगा दोनों का, जिसके कारण दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। यानी असमान आवेश जब उत्पन्न होता है तो आकर्षण होता है, और जब समान आवेश उत्पन्न होता है तो प्रतिकर्षण होता है। यानी जब समान आवेश उत्पन्न होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और जब असमान आवेश उत्पन्न होता है तो आकर्षण होता है। क्या अब हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? यानी आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो असमान आवेश और दूसरा समान आवेश। तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मान्यता के अनुसार कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर यह धनावेश अर्जित करता है। यानी जब हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच पर कैसा आवेश आता है, धन आवेश आता है। अब इसके द्वारा हम अन्य चीज़ों को भी पता कर सकते हैं कि वो आवेशित कैसा, उस पर कैसा आवेश आया है। जैसे कि कांच की छड़, हम जान गए कि कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धन आवेश आया है। यानी कांच की छड़ को यदि किसी दूसरे आवेशित वस्तु के पास ले जाएंगे तो यदि आकर्षण होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों पे अलग अलग चार्ज है। अब कांच पे तो जान रहे हैं कि धन आवेश है, तो निश्चित है कि जो वस्तु जो दूसरे वस्तु को जो आकर्षित करेगा उस पर ऋण आवेश रहेगा। और इसी तरह यदि कांच की छड़ किसी वस्तु के पास लाने पर कांच की छड़ टूट जाती है तो यानी सामने वाली वस्तु पर वही चार्ज है, वही आवेश है जो कांच की छड़ में है, यानी वह भी धन आवेशित है। यानी अब ये प्रयोग से हम दूसरे वस्तुओं के आवेश को पता कर सकते हैं कि उस पर कौन सा आवेश है। आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 4। अब पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांधकर लटका दीजिए। अब क्या करेंगे, पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को धागे से बांधकर लटका देंगे। इसके समीप रेशमी कपड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ लाएंगे और क्या करेंगे, रिफिल को लटका देंगे और फिर उसके पास आवेशित कांच की छड़ को लाएंगे। अब आप क्या पाते हैं, रिफिल और कांच। रिफिल और कांच की छड़ ने एक दूसरे को आकर्षित किया। यानी क्या किया, यानी रिफिल ने कांच की छड़ को अपनी ओर खींचा। आकर्षित करना मतलब अपनी ओर खींचना, और प्रतिकर्षित करना मतलब अपने से दूर भेजना। यानी देखते हो जब हम किसी से झगड़, यानी समझो आकर्षण मतलब मित्रता और प्रतिकर्षण मतलब शत्रुता, समझे, दुश्मनी। यानी किसी के जब हम दुश्मन हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं भागे यहाँ से, दूर दूर चलो, दूर भागो। तो वही हो गया प्रतिकर्षण। यानी वो हमको पसंद नहीं है तो हम उसको दूर भगाएंगे। लेकिन आकर्षण जब हम उसको पसंद होगा तो हम उसको अपने पास बनाते हैं, उससे दोस्ती करते हैं, उससे मित्रता बनाते हैं। तो वही हो गया आकर्षण। यानी आकर्षण में वस्तु नज़दीक आती है, प्रतिकर्षण में वस्तु दूर जाती है।
अब आप कह सकते हैं कि रिफिल पर ऋण आवेश है। यानी क्या हम लोग पढ़ें कि समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। यानी असमान आवेश में आकर्षण होता है। जैसे कि कांच की छड़ पे कैसा आवेश था? धन आवेश था। हम लोग जानते हैं कांच की छड़ पर जब रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो धन आवेशित हो जाता है। लेकिन उसी तरह जब हम पॉलीथीन से रगड़ी रिफिल के पास लाएं तो रिफिल पे भी क्या हो गया? आवेश आ गया। लेकिन जब रिफिल और कांच की छड़ को आपस में लाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि निश्चित है कि जो आवेश कांच की छड़ पे है उससे उल्टा आवेश किस पे है? रिफिल पे है। यानी कांच की छड़ पे तो धन आवेश है, तो निश्चित है कि रिफिल पे ऋण आवेश होगा, क्योंकि असमान आवेश ही ना एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं। यानी जब हम किसी वस्तु को रगड़ते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है वो क्या होता है? उन्हीं वस्तुओं पर जमा होता है, उन्हीं दोनों वस्तुओं पर जमा रहते हैं। ये स्थिर होते हैं। और ये आवेश कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं। यानी रगड़ के कारण उत्पन्न आवेश कैसे होते हैं? स्थिर होते हैं और ये दोनों वस्तुओं पर ही जमे रहते हैं और स्वयं गति नहीं करते। और खुद क्या करते हैं? गति नहीं करते हैं। जब कोई अनावेशित अथवा सुचालक वस्तु उससे सटा दी जाती है तो आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन क्या होता है? जब कोई अनावेशित, यानी अनावेशित मतलब जिसका कोई आवेश नहीं हो उसको कहेंगे अनावेशित। अनावेशित किसको कहेंगे? जिस पर कोई आवेश नहीं हो। और सुचालक किसको कहेंगे? सुचालक आवेशों का सुचालक मतलब जिसमें आवेश प्रवाहित हो सके उसको सुचालक कहते हैं। यानी जब कोई अनावेशित और सुचालक वस्तु को आवेशित वस्तु में सटा दी जाती है तो आवेश क्या होता है? आवेश उस सुचालक में प्रवाहित होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में विद्युत परिपथ के अनेक प्रयोग किए। उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा जिससे बल्ब चलता है अथवा वस्तु गर्म हो जाती है वह कुछ और नहीं आवेशों का प्रवाह ही है। यानी जो जिस विद्युत धारा से बल्ब जलता है वो क्या है? आवेश के ही कारण होता है, आवेशों के प्रवाह के ही कारण होता है। यहाँ तक कि घर में आयरन हो गया, हीटर हो गया, इन लोग का भी जलना किसके कारण होता है? तो आवेश के ही कारण होता है। ऐसे भी विद्युत धारा का परिभाषा क्या है? विद्युत धारा यानी करंट का परिभाषा क्या है? कि आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। यानी जब आवेश प्रवाह करता है तो क्या पैदा होता है? विद्युत पैदा होता है। यानी आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं? पता चल गया कि यदि कोई पूछे कि बताओ विद्युत धारा किसे कहते हैं तो कहेंगे आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे 2.3 आवेश का स्थानांतरण। क्रियाकलाप 5। आवेश का स्थानांतरण नया शब्द है। स्थानांतरण क्या है? आवेश का स्थानांतरण यानी स्थान प्लस अंतर, यानी स्थान जोड़ अंतर, इसको कहते हैं स्थानांतरण। यानी स्थानांतरण का जब संधि विच्छेद करेंगे तो स्थान प्लस अंतर हो जाएगा, यानी स्थानांतरण यानी स्थानों का अंतर। यानी आवेश जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसको कहते हैं आवेशों का स्थानांतरण। यानी आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाना आवेशों का स्थानांतरण कहलाता है। जैसे कि आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 5। प्लास्टिक अथवा कांच की चौड़े मुंह वाली पारदर्शी बोतल लीजिए। यानी प्लास्टिक या कांच की चौड़े मुंह वाली एक बोतल लेंगे। इस टाइप का बोतल लेंगे, ये बोतल है, इस टाइप का बोतल लेंगे। मुंह के साइज से थोड़ा बड़ा गत्ते यानी ऊंट का टुकड़ा काट लीजिए। अब इसके मुंह से, इसका मुंह है कि इसके साइज से थोड़ा सा बड़ा एक ऊंट का टुकड़ा हम काट लेंगे। अब एक लोहे के
कील को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। अब एक लोहे के पेपर कील को उल्टा कर ऊपर नीचे हुक जैसी संरचना बना लीजिए। अब एक लोहे का पेपर कील लेंगे और उसको इस ढंग से बना लेंगे, यानी नीचे हुक टाइप का बना देंगे और उसको ऐसे गोल मोड़ देंगे ताकि ये जो गत्ता है उस पर टंगा हुआ रहे, लटका हुआ इस तरह से रहे। एक सिरे को गत्ते में घुसाकर बोतल से ऊपर रखिए, यानी एक सिरे को देखिए गत्ता में घुसा दिए, ये होल है, छेद है, छिद्र से गत्ते में घुसा के इस तरह से टांग देंगे। और दूसरे सिरे में 2 एल्युमिनियम की पत्ती का टुकड़ा इस प्रकार घुसाइए कि गत्ते के लंबवत रहे। अब दूसरे सिरे में एल्युमिनियम की पत्ती इस प्रकार रखेंगे कि वो गत्ते से कैसा रहे, लंबवत रहे, सीधा रहे। तो वो लंबवत है ना, गत्ते से लंबवत रखेंगे इसको, एल्युमिनियम की पत्ती को। अब आप पूर्व की भांति बेकार रिफिल को आवेशित कर पेपर क्लिप के गत्ते की ऊपर वाले छोर पर सटाइए। देखिए कि क्या एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़े पर कोई प्रभाव पड़ा, क्या पत्ती के टुकड़े ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित किया। अब आप रेशम के टुकड़े से रगड़ी गई कांच की छड़ रगड़ी गई बैलून आदि को क्लिप के ऊपर ही हिस्से से सटाकर परीक्षण कीजिए कि क्या हर स्थिति में पत्ती का टुकड़ा एक दूसरे को प्रतिकर्षित ही करता है। यानी यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कहा गया। यानी इस क्रिया में एक हम बोतल लेंगे और एक इस टाइप का लोहे का हुक बनाएंगे और एक लुक को गत्ते में इस तरह से मोड़कर छिद्र से इस तरह से घुसा कर टांग देंगे और एक दूसरे वाले छोर में, दूसरे वाले हुक में एल्युमिनियम की पत्ती, 2 एल्युमिनियम की पत्ती लटका देंगे जो गत्ते से कैसी रहेगी, लंबवत रहेगी। अब क्या करेंगे, अब पॉलीथीन से रगड़ी गई रिफिल को इस जो लोहे के पेपर कील है उसकी एक जो गत्ते के पास की छोर को छुएंगे, यानी इस रिफिल से इस छोर को छुएंगे तो क्या होगा, आवेश क्या होता है, ये रिफिल से इस लोहे में आएगा और ये लोहे का से होते हुए आवेश इस पत्ती में आएगा और ये पत्ती क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यानी दोनों, ये पत्ती इधर जाएगा और ये पत्ती इधर जाएगा, यानी दोनों में प्रतिकर्षण होने लगेगा क्योंकि दोनों में क्या आएगा, दोनों में समान आवेश उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण, ये किसके कारण उत्पन्न होगा, तो इस रिफिल के कारण होगा क्योंकि ये रिफिल तो आवेशित था। अब जैसे ही हम इस रिफिल को इससे टच करेंगे तो आवेश रिफिल से आएगा लोहे के कील में और लोहे के कील से उत्पन्न हो जाएगा एल्युमिनियम की पत्ती में। अब दोनों तो समान, दोनों पत्ती क्या है, सेम वस्तु है ना, दोनों एल्युमिनियम की ही पत्ती है तो दोनों में समान आवेश उत्पन्न होगा तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ये भी दूर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। फिर यही क्रिया बैलून से भी करेंगे, कांच की छड़ से भी करेंगे तो हर स्थिति में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। क्यों दूर जाएगा, क्योंकि ये तो सेम ही वस्तु है ना, सेम ही पदार्थ है ना, दोनों एल्युमिनियम है तो दोनों पे हमेशा, दोनों पे समान आवेश उत्पन्न होगा जिसके कारण हमेशा क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या आप कह सकते हैं कि आवेशित वस्तुओं से आवेश सुचालक हुक से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। यानी जो हम आवेशित वस्तुओं को जब हम लोहे की कील में छूते हैं तो ये क्या हो गया, ये आवेश का चालक हो गया, यानी ये क्या सुचालक है, आवेशों का चालक है। लोहे का कील क्या है, आवेशों का चालक है, इसलिए आवेश इस रिफिल से लोहे की कील होते हुए एल्युमिनियम की पत्ती तक आ जाता है, ये चालक का काम करता है लोहे का कील। यानी आवेश सुचालक हुक से होकर एल्युमिनियम की पत्ती के टुकड़ों को आवेशित कर रहा है और समान आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं
इसकी जांच करने के लिए बनाई गई इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।